कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग वॉइस पढ़ेंगे आज। वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज होती है, कैसे इसको एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, किस तरीके से ये टेंस से अलग होता है, क्या रूल्स इसमें लगते हैं, किस तरीके से आप पहचानेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगाना है। वो सारी चीजें आज के हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले कि वॉइस यानी इसका शाब्दिक मतलब क्या होता है। वॉइस, अगर आप इसका मतलब किसी डिक्शनरी में ढूंढने जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा, तो इसका मतलब ऐसे आ सकता है आवाज, है ना। लेकिन आवाज नहीं होता है। वॉइस का मतलब होता है जस्ट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का तरीका, बोलने का तरीका, नथिंग एल्स। कोई बात को आप कह रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं वॉइस में। ठीक है बात। जैसे कि अब अगर हम कहें कि मैं आम खाता हूं, अब सेम सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं आम खाया जाता है मेरे द्वारा, है ना। इसमें अब क्या, इसमें वाक्य का मतलब बदलेगा? मतलब तो सेम रहेगा, बस बोलने का तरीका बदल गया है। तो ये जो आपको सिंपल सा वाक्य दिख रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस में। और जब इसको हम बदलते हैं कि आम खाया जाता है मेरे द्वारा, अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव से किसमें बदल चुका है? पैसिव वॉइस में। ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा है? एक्टिव वॉइस। और नीचे वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमेशा रूल हम लोग लगाते हैं टेंस का। एक्टिव वॉइस में किसका रूल लगता है? हमेशा टेंस का। और पैसिव वॉइस यानी कि ये हो गया आपका, इसमें लगेगा पूरा का पूरा किसका नियम? वॉइस का। बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि ये सेंटेंस हमने लिखा है मैं आम खाता हूं, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? I eat mango। इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब लिखा है, और एंड में क्या लिखा हम लोगों ने? ऑब्जेक्ट लिखा है। अब आपको ध्यान देना है, जब आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब सबसे मुख्य काम क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग रूल के हिसाब से आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको एक हम तरीका बता देते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। नियम के अनुसार हम आपको सारा इस एक क्रम में बताएंगे। ठीक है बात। इसका जैसे कि हम बेसिकली बनाए तो क्या बन जाएगा? मैंगो। अभी और कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं लिखेंगे, इसका रूल वगैरह भी कुछ नहीं लिखने वाले, सिर्फ आपको यही बता रहे हैं ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। मैंगो। वर्ब का आप एक चीज याद रखिएगा, चाहे आप कोई सा भी टेंस का उठाएं, चाहे प्रेजेंट टेंस का बना रहे हैं, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, वर्ब का हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। तो ईट का क्या हो जाएगा? ईटन। यहां पे भी कुछ छूटा है, हेल्पिंग वर्ब है वो, ठीक है, ईटन। और यहां पे जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जब था, अभी क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव को जब ऑब्जेक्टिव में चेंज करते हैं तो कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे आई का क्या बन जाएगा? मी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसमें ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? जो उसमें सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट था पैसिव में, वो क्या बन गया है? इससे जस्ट पहले एक वर्ड लिखना होता है बाय। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब छूटा था वो बेसिकली यहाँ पे इज आ जाएगा। हम लोग नियम अभी देख लेंगे इसका। तो ये था आपका साधारण यानी सिंपल वाक्य जिसे आप कहते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें आप लोग देखते हैं कि टेंस का नियम बेसिकली लगता है। टेंस के नियम से सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है। और ये है आपका पैसिव वॉइस। इसमें हम लोगों ने क्या, हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैंगो शुरू में आ गया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो सेंटेंस है आप लोग को
पढ़ के पता चल रहा होगा, मैं आम खाता हूं, यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो इसमें आपका यूज होता है हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। पीछे से ये इज, एम, आर, समझ रहे बात को? तो अब इज, एम और आर में से अगर कुछ लगाना है हमें, तो हम देखेंगे ना कि हमारा जो यहाँ पे अब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या क्या चीज है, उसी के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर में से लगाएंगे। तो अब मैंगो क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया है? इज लगाया है। बात समझ में आ रही है? अब वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगाना है, कोई सा भी टेंस आप बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। लास्ट में क्या लिखना है आपको? ऑब्जेक्ट, यानी जो पहले क्या था? सब्जेक्ट, और उससे जस्ट पहले एक वर्ड जोड़ देना है यहाँ पे बाय। किसी को दिक्कत? वॉइस इसका हम लोग सबसे पहले उठाते हैं आपका अभी प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का एक चीज और बता देते हैं पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। हम जैसे टेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि वह जाता है, इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना देते थे ही गोज। अब हमें फर्क नहीं पड़ता था कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, हमें थोड़ी पता है इसमें कहाँ जा रहे हो, सिर्फ इतना पता है जाता है। कहाँ जाता है किसी को पता है? नहीं। लेकिन हम लोग फिर भी ट्रांसलेशन इसका बना देते थे, ट्रांसलेट कर देते थे कि नहीं कर देते थे? ऑब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी हम लोग टेंस को ट्रांसलेट कर देते थे, लेकिन वॉइस में हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैसे? कि वॉइस में क्या होता है, जो इसमें ऑब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट बनेगा, यानी वही शुरू में आएगा। अब कहाँ जाता है जो पता ही नहीं तो बना पाएंगे? नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो, उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, उसको नहीं बनाना है। बात समझ में आ रही है? अभी तक हम दो चीजें आप लोग को बताए हैं जो याद रखने वाली है। वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा हमेशा आपका पैसिव वॉइस में, और जिस भी सेंटेंस के अंदर यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इन दोनों में किसी कोई दिक्कत? आगे चले। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही है ना? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा सा यहाँ पे टेंस का भी रूल लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा वो भी ध्यान में रहे, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल था हमारे पास क्या था? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, उसके बाद हम या तो एस लगाते थे या फिर एस लगाते थे, और लास्ट में क्या लगाते थे? ऑब्जेक्ट। ये टेंस का नियम है, ध्यान रखिएगा। वॉइस वाला अब लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब वन लगाते हैं, वर्ब सेकंड हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं, ठीक है? यहां पे हम लिखेंगे वॉइस का रूल। किसका? वॉइस का। तो अब आप लोग को अभी हम बताए हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें क्या बन जाएगा? यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, या तो इज होगा, नहीं तो एम होगा, और नहीं तो आर होगा। या तो इज होगा, नहीं तो एम होगा, नहीं तो आर होगा। ये लिख देने के बाद हमेशा क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिना कुछ सोचे समझे। इसके बाद एक वर्ड आपको हम बोले एक्स्ट्रा, वो क्या है? बाय। बाय याद रखना है। अब बाय लिख देने के बाद ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका रूल हो जाएगा किसका? वॉइस का, अगर सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी रूल से हम लोग बनाए थे कि मैं आम खाता हूं। एक और ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। अब फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग उसका बनाते हैं ट्रांसलेशन, और फिर उसका बनाएंगे वॉइस के नियम के अनुसार। जैसे कि सेंटेंस है कि मैं साइकिल चलाता हूं, साइकिल चलाया जाएगी, कुछ और लिखा जाए बढ़िया सा और सेंटेंस कोई बोलिए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। तुम मुझे जानते हो,
ठीक है, इसी को बना देते हैं। तुम उसे जानते हो, उसे जानते हो। सेंटेंस पहचान गए हैं, ठीक है। अब आपको देखिएगा एक चीज कि आपका टेंसेस का भी यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ उसका भी रूल लिख दिया है, वो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं हम लोग। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं नियम के अनुसार? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? नो। ऐसे एस लगेगा, क्या है? सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे का इंग्लिश हिम, यानी कि यू नो हिम। अब जब हमें इसे बनाना है वॉइस के अनुसार, अब हमें क्या करना है? इसे वॉइस का रूल लगा के अब हम क्या बनाएंगे? अब हिम का क्या बन जाएगा? हिम जब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनेगा तो क्या बन जाएगा? ही। नियम के अनुसार इजेमार में से क्या लगेगा? इज। आपको वर्ब में हमेशा कौन सा यूज करना है? थर्ड फॉर्म, बिना कुछ सोचे समझे। कौन सा लगा देना है? थर्ड फॉर्म। नॉन, और उसके बाद क्या लगा देना है? बाय। यू का आप लोग जानते हैं, चाहे सब्जेक्टिव रहे चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, सेम रहता है। तो क्या जगह यहाँ पे? यू। मुश्किल है। ही इज नोन बाय यू। कोई दिक्कत? आगे चला जाए। ये था इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य था कि जैसे कि मैं आम खाता हूं, चाहे तुम उसे जानते हो। अगर आता है इसका नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में क्या अंतर आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये वाला रूल हम लिख दें यहीं पे डायरेक्टली, ये वाला जो अभी हम बनाए थे यहाँ पे, इसी में बस एक चीज ऐड करना होगा। बता देते हैं क्या ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है। इसमें हमें क्या करना है? बेसिकली नोट ऐड करना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट ही ना लगाएंगे, कहाँ लगाना है बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ वर्ब से जस्ट पहले क्या लगा देना है? नोट। वर्ब से पहले क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। वर्ब से पहले कहिए चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद कहिए, बात एक ही है। अब हम बना देते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखे थे? ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या था? इज, एम और आर, इसके बाद नोट। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे? नोट। और उसके बाद क्या है हमारे पास? वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा? बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट। सेम उसी सेंटेंस को बनाते हैं। मैं आम खाता हूं था ना, अब इसमें रहेगा मैं आम नहीं खाता हूं। तो इसका इंग्लिश क्या क्या बनेगा? मैं आम नहीं खाता हूं कौन? आई डू नॉट ईट मैंगो। ये तो खैर इसका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में, यही होगा ना, आई डू नॉट ईट मैंगो। अब जब हम इसका वॉइस के अनुसार इसका जब हम बनाएंगे, वॉइस का नियम लगा के देखिए कितना आसानी से बनेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मैंगो। इजेमार में से क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद नियम क्या कह रहा है? ईट का थर्ड फॉर्म एटेन। उसके बाद बाय। आई का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा? नी। क्या बन जाएगा? बन गया सेंटेंस। मुश्किल है ज्यादा, तो नेगेटिव में बस क्या करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। किसी को दिक्कत? अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव। अगला कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव के लिए भी आप लोग को अफर्मेटिव वाला ये रूल जो है याद होना चाहिए। अफर्मेटिव वाला जो रूल हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना, इस रूल को याद होना चाहिए, इसी से बन जाएगा। क्या होता है इंटेरोगेटिव में? बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग उठा के पहले लेके चल जाएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है वो कहाँ चल जाएगा? वाक्य के शुरू में। चलिए लिख के देखते हैं इसको। यानी कि अगर हम बात करें, जो अफर्मेटिव का पहले रूल लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग उसी से बना देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, इसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद क्या था? बाय, और लास्ट में क्या था? सब्जेक्ट। अब जब हमें इसे का इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम इजेम आर को क्या करेंगे? उठा के बाहर ले आएंगे, यानी कि सबसे पहले इज, एम, नहीं तो आर।
उसके बाद क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या है V3, उसके बाद क्या है आपके पास, और लास्ट में क्या है, कोई दिक्कत, इसको हटा देते हैं हम। मुश्किल है, बताओ तुम लोग कहते हो इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश सर नहीं आता है, इंग्लिश कभी पढ़े ही नहीं है, पहाड़ जैसा तुम लोग समझ लेते हैं इंग्लिश को, इतना मुश्किल है क्या? बहुत आसान है, बस आप लोगों ने कभी पढ़ने का जरूरत ही नहीं किया कि पढ़ा जाएगा। समझ रहे बात को? बन जाएगा वाला सेंटेंस, जैसे कि उसी सेंटेंस का बनाते हैं, क्या मैं आम खाता हूं, उसी सेंटेंस को लेके चलते हैं ताकि आप लोग को और बेहतर समझ में आए कि भाई क्या बदलाव हो रहा है बेसिकली एक ही सेंटेंस के अंदर बार बार। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम लोग लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक ना। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, जब वॉइस हम पूरा पढ़ लेंगे तो अच्छा से रिवीजन करेंगे इसका हम लोग, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा। क्या मैं आम खाता हूं, तो अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डू आई ईट मैंगो, यही होगा। अब जब हम इसका बनाएंगे क्या, वॉइस, एक्टिव वॉइस तो है, एक्टिव से हम क्या बनाएंगे अब, पैसिव वॉइस। देखिए कितना आसान है, मैंगो बन जाएगा आपका, मैंगो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है आपको, ईजेएमआर में से लिखना है। तो ईजेएमआर आपको पता कैसे लगेगा कि इज लिखना है कि एम लिखना है कि आर लिखना है, पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, जो आप यहाँ पे लिखने वाली है, तभी आपको पता चलेगा ना कि इज लिखना है कि एम लिखना है कि आर लिखना है। अगर यहाँ पे मैंगोज होते तो क्या लिखना होता है, यहाँ पे आर लिखते। तो पहले हम यहाँ देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें से क्या लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग क्या देख लिया हम लोगों ने कि मैंगो है यानी सिंगुलर है। अब यहाँ से हम क्या उठाएंगे, इज, क्या लिखेंगे यहाँ से, इज, उसके बाद मैंगो, उसके बाद वर्ब थर्ड लिखना है, ऑब्जेक्ट तो लिख दिया मैंगो ही ना है, क्या आ जाएगा हमारे पास वर्ब 3 यानी कि ईटन, उसके बाद क्या है नियम बाय, और सब्जेक्ट क्या है आई, आई या क्या बन जाएगा इसमें, बताओ मुश्किल है, बन रहा है आसानी से। डबल इंटेरोगेटिव अगर हमें बनाना हो, आप लोग को पता है, बस इससे जस्ट पहले क्या लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, WH फैमिली, नियम भी फिर वही सेम रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डबल इंटेरोगेटिव। बस ये पूरे रूल के आगे हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं, क्या है वो, WH फैमिली, WH फैमिली। अब देखिए इसका हम बनाते हैं, इसका सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं आम, चलिए क्यों खाता हूं, आपने बोला हमने क्यों लिख दिया यहाँ पे, मैं आम क्यों खाता हूं, कान तेज है। अब जब हम इसका नियम के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि पहले ट्रांसलेट कर लें कि पहले सीधा डायरेक्टली वॉइस बनाया जाए, वॉइस बनाया जाए, बहुत सुंदर। नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखने के लिए WH फैमिली, WH फैमिली क्या है, इसमें क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, क्या हो जाएगा, इसके बाद ईजेएमआर में से क्या लिखें, कब पता चलेगा, जब हम पहले इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो सिंगुलर है यानी कि इज लगेगा। उसके बाद नियम क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट लिखिए यानी कि मैंगो लिख दीजिए, है ना। उसके बाद वर्ब थर्ड, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। उसके बाद क्या है बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, खत्म। मुश्किल है, बस आपको अफर्मेटिव वाला याद रखना है। उसके बाद नेगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव में हम लोगों ने जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने क्या किया है, नॉट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने क्या किया है, नॉट लगा दिया है। जैसे ही हम लोग गए इंटेरोगेटिव में, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या अंतर है, हम लोग क्या किए, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आए हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या किए हैं, शुरू में ले आए हैं। और डबल इंटेरोगेटिव में क्या किए हैं, कि जो शुरू में लेके आ गए थे हम हेल्पिंग वर्ब, उससे भी पहले एगो चीज लिख देंगे, उससे क्या नाम है, WH फैमिली।
और यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है खत्म। किसी कोई दिक्कत हो इसमें? आगे चला जाए, समझ में आ रहा है सबको? पक्का? एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप वॉइस को मतलब एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं, एक्टिव से किस में बदल रहे हैं? पैसिव में बदल रहे हैं, तो जो वी होता है, वी का मतलब क्या होता है? हम, चाहे हम लोग, यही होगा। चाहे होता है देम, चाहे होता है देम। देम तो बेसिकली आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना, इसका दे रहेगा, दे रहेगा ना। दे का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? दे। तो अगर ये दोनों चीजें अगर आपको दिखता है कहां पे? सब्जेक्टिव में। अगर एक्टिव वॉइस अगर लिख रहे हैं आप, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि वे लोग आम खाते हैं, वे लोग आम खाते हैं। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? वे है, जिसका इंग्लिश क्या होगा? दे। अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं और ये दोनों आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बात समझ में आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब कि पैसिव वॉइस में इसको लिखें। अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो गलत नहीं होगा सेंटेंस, और लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? तो आपको बहुत जगह सेंटेंस ऐसा भी दिखेगा कि ये दोनों जो है पैसिव वॉइस में नहीं लिखा हुआ है। जैसे जब हम इसका एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो ही है ना इसमें। मैंगो इज, आर क्यों लगेगा इसमें? अब सब्जेक्ट मैंगो बन गया ना, हम मैंगो को देखते हुए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम लोग इसको देखते हुए थोड़ी लगाएंगे, ये तो अब ऑब्जेक्ट है। मैंगो इज ईटेन। अब देखिए, अब इसके बाद क्या लिखना है? बाय दे का क्या बन जाएगा? देम। बाय देम। अगर आप यहाँ पे बाय देम नहीं भी लिखते हैं तब भी ये सेंटेंस गलत नहीं है। मैंगो इज ईटन काफी है। बात समझ रहे हैं? सिर्फ कब? जब वी और दे हो, जब वी और दे हो, बाकी सब में लिखना आवश्यक है। किसी को दिक्कत? कैसे? ये दोनों क्या है? प्लूरल है। ये दोनों क्या है? प्लूरल है। अगर इसमें आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यू का लिखना होगा, अगर यू आता है तो यू लिखना जरूरी है। आगे चलते हैं अपना अगला टेंस की तरफ, जिसका क्या नाम होगा आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? काम अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। काम अभी चल रहा है। काम क्या हो रहा है? अभी चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका पहले हम लोग लिखते हैं टेंस वाला रूल। कौन सा रूल? टेंस वाला रूल। टेंस वाला रूल आप लोग को याद है? सबसे पहले क्या था हमारे पास? सब्जेक्ट, अब उसके बाद इज, एम या फिर आर। इज, एम या फिर आर। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? V1, उसके बाद इसकी जगह डायरेक्टली V4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्ट, है ना। यानी इसे हम कह सकते हैं एक्टिव वॉइस का रूल है। टेंस की चाहे एक्टिव वॉइस की बात की है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस। अब हम जब इसे एक्टिव वॉइस से किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में। तो बस एक चीज एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, एक चीज सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। अगर आप इंडेफिनिट वाला रूल याद रखें, वॉइस वाला, वॉइस का जो इंडेफिनिट वाला अभी हम जो रूल लिखवाए थे ना, जिसमें क्या था? सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या था? इज, एम, आर प्लस V3 और लास्ट में क्या था? बाय, उसके बाद था सब्जेक्ट। ये रूल लिखवाया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का।
अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग गए हैं तो सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा इसमें लिख देना है, ये आर और वर्ब थर्ड से पहले सिर्फ बीइंग हम लोग इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे कि भाई अभी काम जो है चल रहा है, इसमें देख रहे हैं आईएनजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इस रूल में भी हम लोग आईएनजी लिखे थे, यानी कि बस यहां से आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई सा भी सेंटेंस आता है, अगर उसका एक्टिव वॉइस है तो उसमें आप तो पहचान ही लेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, पहचान लेंगे ना। और उसका जब आपको पैसिव में बदलना है तो आपको क्या एक ही वर्ड विशेष ध्यान देना है, बाकी रूल सारा सेम है। हमें क्या करना है, ये जो मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और ये जो मेन वर्ब है इसके बीच में क्या करना है, यहाँ पे बीइंग लगा देना है। बात समझ में आ रही है? हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बीइंग लगा दिए। तो अब जो रूल है अपना उसको ठीक से लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एम आर उसके बाद बीइंग। यहां पे ये ध्यान देना है कंटिन्यूअस टेंस में क्या लिखना है, स्पेशल वर्ड है बीइंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा V3, उसके बाद आ जाएगा आपका बाय और उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। ये वाला हटा दिया जाए। अब ये आपका हो गया इसका रूल। मुश्किल है, सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला अगर याद है तो देखिए कितना आसानी से भी हम लोग लिखती है। बस एक वर्ड का उलट फेर किए हैं और बाकी आपका नया रूल बन गया है। जैसे सेंटेंस होगा कि मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, यानी कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे टेंस के नियम के अनुसार, आई एम ईटिंग मैंगो। अरे इस वाले नियम से बनाएंगे तो ही ना बनेगा ये वाला। अब हम इस नियम से बनाते हैं, यानी कि अब इस एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। एक्टिव से किस में बदलेंगे, पैसिव में। तो पैसिव में क्या बन जाएगा ये वाला, मैंगो इज, बस अब एक वर्ड ये आपका पूरा कहानी बदल देगा, यानी कि बीइंग। और उसके बाद सेम वही वर्ब थर्ड, यानी कि ईटन बाय मी। इसका मतलब क्या हुआ, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? और इसके वाले सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैं आम खा रहा हूं। दोनों में मतलब आपको सेम दिखेगा। वही बात होगी, कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से घुमा के पकड़िए, पकड़ाना तो कान ही है। समझ रहे बात को? दोनों ही वाक्य का, दोनों ही सेंटेंस का मतलब क्या है, सेम है। मतलब थोड़ी बदल रहा है, इसका मतलब बदल रहा है नहीं, बस उसी को घुमा के जो है लिख देना है। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? ये अफर्मेटिव का रूल है। किसका रूल है? अब नेगेटिव में जाएंगे तो क्या ऐड हो जाएगा, नोट। क्या ऐड हो जाएगा, ध्यान देना है कि नोट लगाना कहां पे है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी बीइंग से पहले लगेगा, बीइंग से पहले लगेगा, ये याद रखिएगा। बस आप ये हेल्पिंग वर्ब याद रखिए ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है, ईजेएमआर के बाद नोट लगा देना है। लिख के देखते हैं इसका नियम क्या बनेगा। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं, क्या बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास, सब में रहना है तो ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सब में रहना है। अब हम बोले कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देना है आपको, अब बाकी जो पिछला रूल था सेम वही, यानी कि बीइंग, उसके बाद V3 और लास्ट में आपका बाय, उसके बाद मुश्किल है। सेम सेंटेंस को इसमें बनाते हैं, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो का। अब इसका इंग्लिश क्या बनेगा, मैंगो इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा आम खा लिए हम, अब होगा तबीयत खराब, अब किसी और को खिलाएंगे, अब नहीं, हम खुद नहीं खाएंगे। अब नेगेटिव के बाद हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग को पता है अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या अंतर रहता है। अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और कहां लेके चल जाइए, सबसे पहले शुरुआत में, अब वही क्या बन जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव। तो पहले हम लोग लिखे अफर्मेटिव वाला रूल, यानी कि ऑब्जेक्ट
प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 और बाय एंड में क्या आ जाएगा आपका यही यानी रूल किस चीज का अफर्मेटिव का। इंटेरोगेटिव का अब लिखा जाएगा यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के हम लोग कहां ले जाएंगे एकदम शुरू में। ये बन जाएगा आपका इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय एंड में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। मुश्किल है क्या आसान है। अब इसका भी हम लोग बना के देख लेते हैं। अब तक हम लिख रहे थे कि मैं आम खा रहा हूं, तुम लोग को खिला देते हैं थोड़ा सा, तुम लोग का भी मन कर रहा होगा। क्या तुम आम खा रहे हो? ठीक है, क्या तुम आम खा रहे हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? पहले टेंस के हिसाब से इसको लिख लेते हैं यानी कि पहले इसका एक्टिव वॉइस बना लेते हैं। अब क्या शुरू में आ गया है, क्या आ गया है शुरू में, तो अब हम लोग क्या करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब तुम के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, तुम यानी कि यू, उसके बाद ईटिंग मैंगो, यही होगा ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस एक्टिव वॉइस को हमको किसमें बदलना है पैसिव वॉइस में। किसमें बदल देना है पैसिव वॉइस में। अब देखिए कितना आसान है। अब इसमें का जो ऑब्जेक्ट है इधर आके बन जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये लिखने से पहले हमें क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मैंगो सिंगुलर है तो इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, एम या आर? इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इज, उसके बाद मैंगो, इज मैंगो। उसके बाद हमें क्या लिखना है बीइंग लिखना है। क्या लिखना है बीइंग। उसके बाद वर्ब थर्ड यानी कि ईटन, उसके बाद बाय यू। क्या आम को तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा है? नहीं। बात समझ में आ रही है? लगेंगे पीटने एकदम, हम पिटाई खिला देंगे अभी, बुद्धि होगा तब ना। खाने के लिए इतना भूखाइल है। हम बारात मतलब अभी रुका था ना यहाँ पे बारात, चल जाओ वहां पे, रात को पूरी वगैरह बचा होगा, खा लेना। खाने के नाम पे इतना तेज है, सेंटेंस के अंदर अगर यहाँ पे तुम लिख दिए खाने का सीधा जवाब आ गया नहीं खिलाए, काहे बोल रहे हैं? बहुत सारा बचा होगा सब्जी वगैरह, ठंडी में खराब नहीं होता है, बड़का बड़का तसला बचा होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? इंटेरोगेटिव बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा? डबल इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे डबल इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव था ना, थोड़ा सा और छोटा हो जाए, इसके आगे हम लोग लिख देते हैं डबल इंटेरोगेटिव। आपको पता है बस इससे पहले क्या करना है WH फैमिली, क्या कर देंगे WH फैमिली। बाकी पूरा का पूरा रूल वही सेम रहेगा, बाकी पूरा का पूरा रूल वही सेम रहेगा। इसका भी एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं हम लोग, कितना आसान है। तुम आम कैसे खाते हो? कैसे खा रहे हो? तुम आम कैसे खा रहे हो? ठीक है, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे का इंग्लिश क्या होगा हाउ। उसके बाद इजे मारने से क्या लगाएंगे, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट तुम है तो आर, उसके बाद यू, उसके बाद ईटिंग मैंगो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस एक्टिव वॉइस को हमें किसमें बदलना है पैसिव वॉइस में। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, नहीं तो ये तो सेम रहेगा ना आपका, ये तो मान लीजिए हाउ यहीं का यहीं लिख देंगे।
उसके बाद इसको शुरू में लाना है। तो अब यहाँ पे बताइए, ऊपर आर लिखा था, हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? आर ही लिखेंगे। हाँ, इज लिखेंगे। काहे से कि अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या है? सिंगुलर है। मैंगो जो है सिंगुलर है। हाउ इज मैंगो बीइंग ईटन बाय यू? कोई दिक्कत? बन जाएगा। यानी कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव, बेसिकली इन दोनों में यही अंतर है कि इंटेरोगेटिव के रूल के आगे जस्ट आगे क्या लगा देंगे? WH फैमिली। क्या लगा देंगे? ठीक ना। यानी कि अफर्मेटिव का अगर आपको रूल याद हो जा रहा है अफर्मेटिव का, तो नेगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में क्या लगा दिए हम लोग? नोट लगा दिए। पहले बीइंग तो लगा ही था, यहाँ पे पहले तो बीइंग लगाए थे, अब बीइंग से जस्ट पहले क्या लगा दिए हम लोग? नोट लगा दिए। यही किया ना। जब हम इंटेरोगेटिव की तरफ गए तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम लोग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी है उसे पहले ले गए। बात समझ रहे हैं? डबल इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने क्या किया? इस रूल को ऐसे लिखने दिया और शुरू उससे पहले क्या लगा दिया हम लोग? WH फैमिली। बन गया कि नहीं बन गया? यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आप लोग का हो गया अब खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा कौन सा टेंस है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब जो कंप्लीट, संपूर्ण, है ना, उसी को परफेक्ट बोलते हैं। जो संपूर्ण चीज है कोई, यानी इसमें काम क्या होगा? पूरा हो चुका होगा। पूरा हो चुका होगा। टेंस में हम इसका रूल पढ़ चुके हैं। टेंस का रूल क्या कहता है? इसका सब्जेक्ट प्लस या तो हैज लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब 3। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अब वॉइस क्या कहता है? यानी कि पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है? इसमें V3 है तो नीचे हम क्या करेंगे? V1 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? V3। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो जाएगा। अब वो क्या है आपका? बीन। परफेक्ट में आपको क्या ऐड कर देना है? बीन। याद रहे कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने बीइंग ऐड किया था। कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने क्या ऐड किया था? बीइंग। और परफेक्ट में क्या ऐड करने वाले हैं? बीन। अब बाकी पूरा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल याद रखिएगा। तो गलत कर देंगे। क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है हमारे पास? हैज है। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? हैज है। बनाया जाए इसका भी। इसका देखिए सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट को ले आते हैं शुरू में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? आप लोगों को पता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा आपके पास? या तो हैज होगा, नहीं तो हैव होगा। या तो हैज होगा, नहीं तो, यानी कि यही वाला लिखना है। EJMR नहीं लगाना है इसमें। बात समझ रहे हो? EJMR नहीं लगाना है। हैज हैव के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बीन लिख देंगे। जो एक्स्ट्रा चीज ऐड करने के लिए हम बोले थे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में वो क्या रहेगा आपके पास? बीन रहेगा। क्या रहेगा? बीन रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा आपके पास? ऊपर वर्ब 3 है तो नीचे क्या लिखेंगे? अब ये ही बात आप लोग को याद रखना है कि ऊपर V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे, V5 रहे, ऊपर कोई भी रहे, नीचे यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगेगा? V3। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर पहले से V3 लगा है, नीचे दोबारा क्या है लगा है। ऊपर V1 लगा हुआ है एक्टिव में, पैसिव में V3 क्या है लगा। कोई सा भी आपको दिखे, यहाँ क्या लगा देना आपको? सिर्फ और सिर्फ V3। कोई दिक्कत? ये आपका बन गया। इसमें आपका बाय और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। बाय के बाद सब्जेक्ट और ये बन गया आपका रूल। ये बन गया आपका रूल किस चीज का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे कि इसमें हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, तुम आम खा चुके हो। तुम आम खा चुके हो। पहले इसको बनाते हैं हम लोग टेंस के नियम के अनुसार। तुम का इंग्लिश यू, हैज हैव क्या लगेगा? और उसके बाद वर्ब लिखना है, यानी कि थर्ड फॉर्म रहेगा ईटन। कौन सी?
मैंगो। टेंस के नियम के अनुसार तो यही बनेगा, यानी इसका एक्टिव वॉइस हम लोगों ने लिख दिया है। अब इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं। पैसिव वॉइस यानी कि ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा, यानी कि मैंगो। मैंगो क्या आ जाएगा? मैंगो। अब मैंगो सिंगुलर है या प्लूरल है आपको पता होना चाहिए, तभी हैज या हैव में से आप यूज कर पाएंगे। कैसे कि हैज को हम किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ, और हैव को प्लूरल के साथ लगाते हैं ना। तो मैंगो जो है वो तो सिंगुलर है, तो हम लोग हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? हैज। क्या लगा देंगे? हैज। इसके बाद क्या लगा देना है? बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड, यानी कि ऊपर भी ईटन था तो नीचे भी ईटन। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाय। सब्जेक्ट क्या था इसमें? बताइए, मुश्किल है? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है ना? यानी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो हर चीज आसान है, हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही पहाड़ लगेगा। पिछले महीने दिन में आप लोग देखिए टेंसेस सीख गए, वॉइस इतना अच्छा तरीका से सीख रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में आप लोग देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना अच्छा तरीका से पढ़े हैं, सीखे हैं। मुश्किल थोड़ी है इतना, बस आप लोग इससे पहले कभी पढ़े नहीं थे। इसी तरीके से जब हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ते हैं उस समय भी आप लोग को एकदम कहते हैं कि नहीं बहुत आसान था, चाहे पैराग्राफ वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, है कि नहीं? यानी कि आप लोग जो है पढ़े ही नहीं है कभी, इसलिए मुश्किल लगता है। जब पढ़ने लगेंगे, जैसे अभी पढ़ रहे हैं कितना आसान लग रहा है, सभी विषय का ऐसे ही है। जब पढ़ने लगेंगे तब मुश्किल थोड़ी लगेगा, जब कोई काम करने लगेंगे तब मुश्किल थोड़ी लगेगा। जब तक नहीं कर रहे हैं तभी तक लगेगा कि बोझ ना हुई हमरा से। बात समझ रहे हैं ना? परफेक्ट टेंस का जब हम लिखेंगे नेगेटिव, कौन सा वो? नेगेटिव। अब आप लोग को पता है कि क्या करेंगे, इसमें हम लोग नोट लगाएंगे। क्या करेंगे? नोट लगाएंगे। लेकिन नोट कहां लगाना है ये आप लोग को पता है? कहां पे? इसमें बताइए, इस रूल में बीन से पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। चलिए फिर लिख देते हैं। नेगेटिव का रूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस या तो हैज रहेगा नहीं तो हैव रहेगा, उसके बाद नोट लिख देना है, उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब 3, इसके बाद आपका बाय, और एंड में क्या आ जाएगा आपका? यही तो है रूल। मुश्किल है? अब इसका पहले कोई एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं, जो सेम सेंटेंस चल रहा है उसी को लेके चलते हैं। यू हैव नॉट ईटन मैंगो लिख देते हैं यहाँ पे। एक्टिव वॉइस हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यू हैव नॉट ईटन मैंगो। तुमने आम जो है नहीं खाया है, ठीक है? तुमने आम नहीं खाया है। अब इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव। क्या बनाएंगे? पैसिव। अब पैसिव में आएगा सबसे पहले मैंगो, फिर नियम के अनुसार हैज हैव में से हैज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, वर्ब थर्ड यानी कि ईटन का ईटन ही रह जाएगा, उसके बाद बाय, और एंड में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। नेगेटिव के बाद आप लोग को पता है इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या फर्क रहता है? हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाकी सारा सेम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव देखिए कितना आसान बनेगा। शुरू में लाते हैं किसको? हैज या नहीं तो हैव को, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बीन। ये तो नेगेटिव का है ना? इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? बीन। बीन के बाद वर्ब, उसके बाद लास्ट में मुश्किल है, किसका ये रूल है? ये इंटेरोगेटिव का। जैसे क्या तुम आम खा चुके हो, इसका इंग्लिश क्या होगा? हैव यू ईटन मैंगो। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनाते हैं मैंगो, उसके बाद हैज या हैव? हैज, उसके बाद बहुत देरी से बोल रहे हैं आप लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे, उसके बाद मैंगो, उसके बाद बीन, उसके बाद
eaten, उसके बाद by, लास्ट में you, लास्ट में आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही है बात? अगर इसी का हमें बनाना हो डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, डबल इंटेरोगेटिव। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, शुरू में ले आएंगे WH फैमिली को, WH के पूरे परिवार को शुरू में ही लिख देंगे। चलो बाबू आओ, स्वागत है तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका पहले कोई एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं, जैसे कि तुम आम क्यों खा चुके हो। अभी बोल रही थी नहीं दिए हैं, आप अभी बोल रही है अच्छा लगा इसलिए खा लिए। इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस लिख लेते हैं इंग्लिश में। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, वाई। पहले क्यों लिखेंगे ना, क्यों यानी कि वाई, उसके बाद हैव, उसके बाद यू, उसके बाद ईटन, एंड में मैंगो। अब इस एक्टिव वॉइस का हम लोग क्या बनाने वाले हैं, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या बनाने वाले हैं, पैसिव वॉइस। यानी कि इसमें मैंगो क्या होगा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नियम के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH फैमिली, तो ये तो वाई का वाई सेम रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हैज या हैव में से क्या लिखना है, ये कौन डिसाइड कराएगा, मैंगो। हम लोग मैंगो को देख के डिसाइड करेंगे ना कि अब हैज लिखे कि हैव लिखें। तो मैंगो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैज। उसके बाद क्या आ जाएगा, मैंगो। ठीक है बात। उसके बाद आ जाएगा अपने पास बीन, उसके बाद आ जाएगा ईटन, उसके बाद बाय, लास्ट में यू। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सबको? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अभी हम लोगों ने चारों तरह के सेंटेंसेस देख लिया। अफर्मेटिव, उसके बाद हम लोगों ने देखा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इस प्रकार हम लोगों ने जो है प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट खत्म कर दिए, पढ़ लिया पूरा, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया आपका पूरा, और परफेक्ट भी पढ़ लिया पूरा। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अब वो गुड न्यूज ये है कि किसी भी टेंस का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, उसका जो है एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो आपको इसे प्रेजेंट में भी नहीं पढ़ना है, पास्ट में भी नहीं पढ़ना है, और फ्यूचर में भी नहीं पढ़ना है। यानी यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस होता है खत्म। बात समझ में आ रही है? जो चौथा टेंस का प्रकार था, कौन सा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चाहे प्रेजेंट में पढ़िएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में पढ़िएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में पढ़िएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन तीनों का ही एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो है पूरा खत्म हो गया आज की क्लास में। किसी को दिक्कत? कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, और फ्यूचर भी कल ही खत्म कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए फिर एक और गुड न्यूज होगा।